यह बात उस समय की है जब हम और आप सभी लंगोट में लंगोटिया बाबा के साथ घूमा करते थे। जब भारत करीब बहुत गरीब देश था, उस समय गोरों से हम कालों को छुटकारा मिला। उस समय मदन अपने माँ और पिता के साथ एक कुटिया में रहा करता था। किसी कारणवश उसके पिता का बहुत तबीयत खराब हो गया और इलाज कराने के बावजूद भी उनका तबीयत ठीक नहीं हो पाया और जितनी भी बची खुची संपत्ति थी वो बेचकर उनके इलाजों में मदन की माँ ने खर्च कर दी थी। इनकी स्थिति और दयनीय हो गई थी। इलाज के समय ही डॉक्टर ने कहा, देखो बेटा, हम तोहरी पिता का जान बचा ही लेते यदि तुम थोड़ी देर पहले हमारे पास आते। इनको मादा एनीफ्लिज मच्छर काटा, जिसके कारण इनको बहुत बड़ी और बहुत कड़ी बुखार पकड़ लिया और हमारे पास आते आते इनकी अंतिम स्थिति आ गई। कुछ ही क्षण में अब आपके पिताजी स्वर्गवास हो सकते हैं। आगे प्रभु की मर्जी। इतना सुनते ही मदन का सर चकराने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा और गिरने के बाद जब उसको होश आया तो अपनी माँ को ये सारी घटनाएं बताई। तब तक उनके पिता का देहांत हो चुका था। हे प्रभु, ये मेरे साथ ही करना था। पहले हमें उठा लिया होता। अब हमारे बच्चों का देख रेख कौन करेगा? हे प्रभु, तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया। हे प्रभु। अब मदन और उसकी माँ के पास कोई बची संपत्ति नहीं थी सिवाय एक कुटिया के। वो लोग अपने कुटिया में ही अपना जीवन बसर करना शुरू कर दिया। इलाज में लिया हुआ कर्ज और साहूकारों ने इनको परेशान करना शुरू कर दिया। हे मदन की माँ, हमारी जो पैसा तुमने ली थी कर्ज के स्वरूप अपने पति का इलाज कराने के लिए, वो पैसा हमारी कब तुम वापस कर रही हो? अगर नहीं हो पा रहा है तो तुम अपने बेटवा को भेजो हमारे पास। वो खटखट के पैसा सब सधाएगा हमरा। मालिक, वो तो अभी बच्चा है, 14-15 साल का बच्चा है। उससे कौन सा काम होगा? रहम कीजिए हम पे कुछ दिनों के लिए। हम खुद ही आपका सारा पैसा चुकता कर देंगे। वो सब हम नहीं जानते हैं। हमारी पैसा सधाने के लिए या तो तुम खटो और नहीं तो अपनी बचवा को भेजो। दोबारा कहने नहीं आएंगे, हम बता ही देते हैं। इतना सुनकर मदन की माँ अपने कलेजे पे पत्थर रखकर मदन को कहती है, देखो बेटा, अब हमारे पास खाने को एक एक दाना नहीं है। अब मैं तुझे बैठाकर नहीं खिला सकती। जा कुछ पैसे कमा कर ला। इतना सुनते ही मदन घर से निकल पड़ा और एक स्थान पे बैठकर चिंतित होकर सोच रहा था। तभी सुनो सुनो सुनो, माताओं बहनों भाई सुनो, कल राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। जो सबसे अच्छी कविता लिखेगा और सुनाएगा उसको राज दरबार में राजा की तरफ 100 अशर्फियां दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो, कल राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। जो सबसे अच्छी कविता सुनाएगी उसे 100 अशर्फियां दिए जाएंगे। यह डुगडुगी की आवाज सुनते ही मदन चौंक गया और सोचा कि 100 अशर्फियां मिलेगी, क्यों न यहीं से कुछ किया जाए। वह झट से राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते सोच रहा था कि उसने कभी कोई कविता बनाई नहीं, रची नहीं, तो वहां पहुंचकर क्या सुनाएगा लोगों को। लेकिन वो अपने मस्त स्वभाव में चलता गया। चलते चलते उसको रास्ते में एक कुत्ता मिला जो अपने पंजे से जमीन को खोद रहा था। मदन ने सोचा कि क्यों न अभी ही अपनी कविता शुरू की जाए। वह बोला अपने मुख से, कुदुर कुदुर का खोदते हैं, कुदुर कुदुर का खोदते हैं। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई
कि उसे दोहराता हुआ चलता गया, चलते 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 चलते, और उसी तरह उसे दोहराता रहा। कुदुर कुदुर का खोदत है, कुदुर कुदुर का खोदत है, कुदुर कुदुर का खोदत है, कुदुर कुदुर का खोदत है। चलते चलते एक तालाब के पास पहुंचा, जहां पे एक गाय तालाब के किनारे पानी पी रही थी। तभी मदन ने बोला, ससुर ससुर का पीवत है, ससुर ससुर का पीवत है, ससुर ससुर का पीवत है। इसी तरह रटते थोड़ा देर और आगे गया तो देखा कि एक पेड़ पे चिड़िया बैठकर ताक झाक इधर उधर कर रही थी। फिर मदन ने बोला, ताक झाक का करत है, ताक झाक का करत है। थोड़ी दूर और आगे चलने पे इस तीनों लाइनों को वो रटते गया। खुदर खुदर का खोदत है, खुदर खुदर का खोदत है, सुरुर सुरुर का पीवत है, सुरुर सुरुर का पीवत है, ताक झाक का खोजत है, ताक झाक का खोजत है। हम जानत है का ढूंढत है, हम जानत है का ढूंढत है। यह लाइन उसके मुंह से अपने आप निकलने लगा। थोड़ी दूर और आगे चलने पे एक सांप रास्ते पे इसे सरकता हुआ नजर आया। फिर बोला, सरक सरक कहाँ भागत है, सरक सरक कहाँ भागत है। जानत हो हम दिखत है, जानत हो हम दिखत है, हमसे ना बच सकत है, हमसे ना बच सकत है। अब इस प्रकार इसके पास 7 पंक्तियों की एक कविता तैयार थी। बस एक पंक्ति और तैयार करना था। चलते 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 सोचा कि कहीं न कहीं कुछ सूझ ही जाएगा। वो चलते चलते राजधानी के पास पहुंचा और रास्ता ढूंढने की समस्या बड़ी हुई इसके पास। तो पास में खड़े एक आदमी से पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? दरबार के समीप खड़ा आदमी बोला, त्यों नहीं भाई, त्यों नहीं। आखिर मुझे मालूम नहीं होता लात महल तलस था तो फिर तिथे मालूम होता। मदन ने सोचा कि जरूर यह राजमहल का कोई कर्मचारी ही होगा। उसने पूछा, भैया क्या नाम है आपका? उत्तर मिला, हमारी नाम है धनु था भाई भनु था, धनु था भाई भनु था। अच्छा, धनुषा भाई भनुषा, बहुत बढ़िया नाम है आपका। इस नाम को उसने अपने कविता में जोड़ लिया और जब राजमहल में कविता सुनाई जा रही थी तो सभी के बीच में मदन का भी बारी आया और मदन भी अपनी कविता सबके सामने रखी। खुदुर खुदुर का खोदत है, खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरुर सुरुर का पीबत है, सुरुर सुरुर का पीबत है। ताक झाक का खोजत है, ताक झाक का खोजत है, हम जानत है का ढूंढत है, हम जानत है का ढूंढत है। सरक सरक कहाँ भागत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, जानत हो हम देखत है। हमसे ना बच सकत है, हमसे ना बच सकत है। धनुषा भाई भनुषा, धनुषा भाई भनुषा। जब मदन ने अपनी कविता सुनाई तो सभी कवि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजा को भी यह कविता सता रही थी। राजा अपने छज्जे पे टहल टहल कर इस कविता को दोहरा रहे थे कि कहीं इसका पहेली हमें सूझ जाए और हम इसका अर्थ निकाल सकें। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। उनमें से एक चोर वही था जिसका नाम धनुषा और भनुषा था। आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदुर खुदुर का खोदत है, खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो चौंक कर रुक गए।
क्या किसी ने देख लिया था उन्हें? डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। चोरों ने अपने साथ जमीन को मुलायम कर खोदने के लिए पानी लाए थे। वो लोग पानी को पीना शुरू कर रहे थे, तभी राजा साहब बोले, सुरुर सुरुर का पीबत है, सुरुर सुरुर का पीबत है। तभी चोरों ने इधर उधर ताक झांक करने लगा और देखने लगा कि कोई हमें पकड़ने तो नहीं आ रहा है या हमें कोई देख तो नहीं रहा है। तभी राजा साहब बोले, ताक झांक का खोजत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत है का ढूंढत है, हम जानत है का ढूंढत है। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि दबे पांव यहाँ से बाहर सरकने में ही भलाई है, नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे। पर राजा की आवाज आई, सरक सरक कहाँ भागत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है, हमसे ना बच सकत है, धनुषा भाई धनुषा, धनुषा भाई धनुषा। जैसे ही राजा ने धनुषा की नाम ली तो धनुषा की सांस वहीं रुक गई। उसने सोचा कि अब कोई चारा नहीं है, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकते हैं। दौड़कर उसने राजा साहब के पैरों के पास आया और उनका पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, थमा तल दीजिए महलाद, थमा तल दीजिए महलाद, अब भूल हमथे ऐथी नहीं हो दी, अब तभी ऐथी भूल हम नहीं कलेंदे महलाद, वैथे हमने तुठ लिया नहीं है, आप तो थाला था दाना थई थलामत है महलाद। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना लूटते लूटते बचा था। फिर मदन को बुलवाया गया। राजा साहब ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है, और सारा अर्थ मदन की कविता का कवियों के सामने प्रस्तुत किए। और फिर मदन को सोने चांदी से माला माल कर दिया गया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया।